एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगवाया जाएगा, वहां एक स्पेसिफिक कोर्ट के सामने लगवाया जाएगा और अनिल यादव की मेहनत जीरो, कोर्ट कर देगा स्टे। दिस इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। ये तो मतलब आपकी सारी मेहनत, पूरी सरकार, पूरा चुनाव, पूरी वोट देके जो बनाई, सब जीरो। रोक देगी कोर्ट। क्यों रोक देगी? क्योंकि उस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो जज बनने का रास्ता है, जो 75% के करीब जज जो डायरेक्ट वकील से बनते हैं, वो कॉलेजियम बनाती है, जो मैडम ने बात रखी थी। और कॉलेजियम में आपका आदमी है नहीं, तो आपके आदमी, आपके वकील, जो काबिल वकील अवेलेबल हैं, काबिल होने के बावजूद उनको तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि जिस कॉलेजियम से नाम जाना है उसके दो ही तरीके हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऊपर लेवल पर आपके जज हो, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, या फिर राजनीति में सीधा प्रधानमंत्री चाहेगी। हमने डायरेक्ट वालों का न्याय के लिए जाते हैं, अन्याय की उम्मीद नहीं करते, लेकिन अगर कोर्ट में अन्याय होगा तो हम ऐसे जजमेंट्स को भी क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे। ये अधिकार भी हमें संविधान देता है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, ये गलत बात है, सही बात है? क्या ये स्टे जो वेकेट नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को? जो सर्वे करने के बाद जनसंख्या के हिसाब से जो हिस्सेदारी बनती थी, वो हिस्सेदारी दे दी, तो उसे रोकने का क्या मतलब है? एम नागराज वाले जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि रिजर्वेशन इन प्रोमोशन होना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए डाटा चाहिए, सर्वे होना चाहिए और एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन जितने केस कोर्ट में है, कोर्ट ने कहा क्या कोई सर्वे डाटा है? वो डाटा सर्वे तो नहीं है, और उसी आधार पर केस डिसमिस। इसी वजह से सरकारों ने तय किया कि जाति जनगणना, जाति सर्वे और उसका फिर फाइनेंशियल सर्वे, ये सारा सर्वे कराएंगे ताकि पता लग सके किस किस जाति के हिस्से में क्या है, किसकी क्या स्थिति है, नौकरियों में भी उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। और पहली सरकार बिहार की जिसने सर्वे कर लिया, लेकिन वहां के हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये जीते और जाति जनगणना के वो सारे आंकड़े जारी हुए। उसके बाद उन्होंने उसी संख्या के हिसाब से वहां की सरकार ने रिजर्वेशन बढ़ा दिया, 65% कर दिया, लेकिन वहां के हाई कोर्ट ने रोक दिया। अब हाई कोर्ट के रोकने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए, कल का सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो अगली तारीख लगा दी, उन्होंने उस स्टे को हटाने से, वेकेट करने से मना कर दिया। यानी जब पिछड़े वर्ग का मसला आए, दलित वर्ग का मसला आए, आदिवासी वर्ग का मसला आए, तो यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टे लगा देती है। लेकिन जब संविधान के खिलाफ जाके ईडब्ल्यूएस लाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दोज कैटेगरीज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अब दोज आर नॉट अंडर रिप्रेजेंटेशन, those are overrepresented, those are socially and educationally more strengthened, more powerful. Then on what ground EWS reservation is given? When this issue came before the court, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे नहीं दिया, EWS पे स्टे नहीं लगाया, और बाद में फिर उसको जायज भी ठहरा दिया। तो वो जो रिजर्वेशन गलत था उसको स्टे नहीं किया, जो कानून के खिलाफ था उसको स्टे नहीं किया, लेकिन ओबीसी का जनसंख्या के जब आंकड़े आ गए उसके हिसाब से बढ़ा दिया, उसको स्टे कर दिया। ये मानसिकता कोर्ट की, कोई कहेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसी हजार झीलों को तैयार है। इसलिए दो चीजें जरा ध्यान में रखना, अगर आपके हाथ में सरकार आ भी जाए, आपके रोजी बहुजनों को हुक्मरान बनना चाहिए, चलो जी बना दिए हुक्मरान, बन गए, धनखड़ साहब को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, बन गए। सर आप
इसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए। अच्छा आपका छोड़ देता हूँ मैं अनिल डॉक्टर अनिल जय हिंद जी को बना देता हूँ, डॉक्टर अनिल यादव जी वो बन गए जैसे प्रधानमंत्री, बहुजन समाज ने मिलकर बना दिया। अब आता है नीति निर्धारित करना, सरकार तो बना लिया आपने, प्रधानमंत्री बन गए। अब आप चाह रहे हो दलित पिछड़े आदिवासियों को न्याय देना, तो क्या ये प्रधानमंत्री अपने हाथ से नोटिंग ड्राफ्टिंग करेंगे या फाइल नीचे से आएगी? अपने सेक्रेटरी को तो कहेंगे कि आप ये पॉलिसी बना के लाइए। और अगर 80 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी है और उसके अंदर एसपी एसटी ओबीसी तीनों मिलाकर 81 में से अगर 3 है, 78 उनके जो पॉलिसी बना रहा है, पॉलिसी बनाने वाले में आपका आदमी है ही नहीं, तो उसमें रिजर्वेशन कब मांगोगे भाई? उसमें रिजर्वेशन कब मांगोगे? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरीट है, अगर उसमें 81 कैबिनेट सेक्रेटरी है तो 81 कैबिनेट सेक्रेटरी जो भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के उनकी जनसंख्या के हिसाब से सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनने चाहिए। जैसा अभी विल्सन साहब बता रहे थे कि राहुल गांधी जी ने संसद में मुद्दा उठाया कि सीतारमण जी ने जो 20 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि आप ये बजट तैयार करो, अब उसमें जब आपका आदमी है ही नहीं तो आपकी स्कीम तो आपके लिए तो पैसा एलोकेट होने में पक्षपात हो गई होगा। तो अगर इनको हमने प्रधानमंत्री बना भी दिया अनिल यादव जी को, अब इनके पास ऑफिसर्स तो सारे वो हैं, तो क्या जो पॉलिसी ये उनसे बनवाना चाहते हैं वो पॉलिसी टाइम से ठीक से बना के लाएंगे टाइम से? क्या तो फिर तो बात हो गई फिर। और दूसरी बात, मान लो इन्होंने बहुत ज्यादा दबाव देके जैसे तैसे पॉलिसी बनवा दी, कैप्टन साहब अनिल जैन जी ने जैसे तैसे प्रेशर बनाकर अफसरों पे पॉलिसी बनवा ली, बीइंग प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे ये लागू करेंगे, कोई एक आदमी जज ही कह देगा भाई तू डाल कोर्ट में, मैं हूं, मेरे पास लगवा दी। ऐसा हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगवाया जाएगा, वहां एक स्पेसिफिक कोर्ट के सामने लगवाया जाएगा और अनिल यादव की मेहनत जीरो, कोर्ट कर देगा स्टे। दिस इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। ये तो मतलब आपकी सारी मेहनत, पूरी सरकार, पूरा चुनाव, पूरी वोट देके तो बनाई, सब जीरो। रोक देगी कोर्ट? क्यों रोक देगी? क्योंकि उस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो जज बनने का रास्ता है, जो 75% के करीब जज जो डायरेक्ट वकील से बनते हैं, वो कॉलेजियम बनाती है, जो मैडम ने बात रखी थी, और कॉलेजियम में आपका आदमी है नहीं, तो आपके आदमी, आपके वकील, जो काबिल वकील अवेलेबल हैं, काबिल होने के बावजूद उनको तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि जिस कॉलेजियम से नाम जाना है उसके दो ही तरीके हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ऊपर लेवल पर आपके जज हो, आपके परिवार के आपके रिश्तेदार, या फिर राजनीति में सीधा प्रधानमंत्री चाहेगी हमने डायरेक्ट वालों में अपने 10 आदमी भेजने, वो खुद वो चाहे तो। अब आपका ना तो वहां जुडिशरी में ऊपर कोई नाम भेजने वाला कॉलेजियम में, और ना ही प्रधानमंत्री है, बेशक वो क्या, मैं ओबीसी का हूं, ओबीसी के तो ये तुम ही बता दो, 10 साल से ज्यादा होगी, 11वीं साल चल रही है, तुमने कितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिए? ओबीसी हो तो ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन तो दे दो, दे दिया क्या? लोग कहते हैं गौतम जी आप कुछ ज्यादा ही कड़वा बोलते हो। भाई कड़वा लगे मीठा लगे, बोलना सच है। लगातार चोट तब तक मारते रहेंगे, तब तक मारते रहेंगे, जब तक ये मजबूत, तब तक टूट के गिरना चाहिए। पहली चोट में नहीं टूटेगा, दूसरे में टूटेगा, तीसरे में टूटेगा, पर किसी न किसी चोट में ये तानाशाही पत्थर, ये जातिवादी बड़ व्यवस्था पर आधारित पत्थर नहीं, जो पहाड़ है ये पहाड़ टूटेगा, हम तोड़ेंगे।
बच्चों को कहो अंधविश्वास पाखंडवाद में पढ़ने की बजाय अगर किताबों में डूब जाओगे तो इसी जीवन में स्वर्ग पालोगे। ज्ञान के रास्ते पे चलो, आपस में भाईचारा पैदा करो, एक दूसरे की मदद करो, क्रिटिसाइज एक दूसरे को करना बंद करो। हम लोग तो जहां भी प्रोग्राम होते हैं कई जगह, ज्यादातर जगह पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे को लेट आउट करने से, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छी खबर तो यह है कि अच्छी बात को स्वीकार करो ना। ओबीसी में से बहुत सारे लोग अब रात दिन लगे पड़े, अनुसूचित जाति जनजाति में से लाखों लोग लगे पड़े, माइनॉरिटी में से भी लाखों लोग लगे पड़े, जो इस बहुजन समाज बनाने की बात करके रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बस ये जो टुकड़ों में बिखरे हुए तरीके से मेहनत चल रही है, हमारे किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी बिखरे हुए लड़ रहे हैं। सारे लोग मिलके अगर अपनी आपस में एकजुटता ले आए और मुद्दे बकायदा डिसाइड कर ले, मुद्दों पे एकजुटता कर ले, कम से कम मुद्दों पे एकजुटता हो सकती है, संगठन पे से हजारों, क्योंकि संगठन तो उनके भी हजारों हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम मुद्दों आधारित एकता आपस में पैदा कर लें कि ये हमारे सबके मुद्दे हैं और इन मुद्दों को हम मिलकर लड़ेंगे, और अपने जितने सांसद विधायक और मंत्री हैं टीम बनाकर बीच बीच में उनसे लगातार मिले। कई बार क्या होता है, आपने एक बार उसे एक बात कही और उसके दिमाग से निकल गई, उसे याद ही नहीं, साल निकल गई पूरी, और आप एक साल बाद मिलकर बोले आपको तो ये याद है, तो हुआ ही नहीं भाई। से एक जब आपने आता नहीं हुआ तो एक महीने बाद फिर पूछ लो, इज्जत कम थोड़ा हो जाएगी। और साथ में उसे ये भी लगना चाहिए नहीं ये सारी ताकत तेरे पीछे, फिर डरने की जरूरत नहीं, टिकट तेरा नहीं कटेगा, टिकट तेरी टिकट काटने वाले का कट जाएगा पर तेरा नहीं कटेगा, तू समाज की लड़ाई लड़ता है। जिस दिन हमने अपने लोगों में ये ताकत दे दी, तुम सामाजिक मुद्दे मजबूती से संसद और विधानसभा के अंदर उठाओ, हम अपनी ताकत बनेंगे। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित समाज, माइनॉरिटी के लोग जिनकी हकमारी हो रही है, उस पहाड़ को तोड़ने की ताकत आपके अंदर है, बशर्ते कि आप अपने अंदर को ताकत को पहचानो। आप अपने अंदर की ताकत को पहचान ही नहीं रहे हो। मुझे याद आ गया किस्सा, उसे कहकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। लास्ट है बिल्कुल, मुझे पता है खाने का इंतजार है, इसलिए लास्ट में मैं 1 मिनट कह के एक बात खत्म करूंगा। मैं तो मंत्री था, तब एक केस आया उत्तराखंड का। उत्तराखंड में स्कूल के एक बच्चों ने कहा कि हम इस खाने को नहीं खाएंगे, मिड डे मील को। क्यों नहीं खाओगे? कहते ये दलित महिला ने बनाया है। यानी वो जो खाना बनाने वाली महिला थी उसे भोजन माता बोलते हैं, कि वो दलित भोजन माता ने बनाया है, इसलिए हम उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तो बच्चों को समझाने की बजाय प्रशासन ने उस दलित महिला की नौकरी छीन ली। बच्चों को नहीं समझाया कि बच्चे ऐसे नहीं करते, खाना खाना होता है, उल्टे उसकी नौकरी छीन ली। जब मुझे पता लगा तो मैंने उस महिला को दिल्ली में नौकरी देने का ऑफर किया, और साथ में फिर मैं एक बात कही, जो बात बहुत दूर तक गई, वो बात मैं यहां भी रिपीट करना चाहता हूं, उसके बाद अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर मुद्दे कहे जा चुके हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, यहाँ बड़े कुछ लोग जमींदार में बैठे जिनके पास अच्छी जमीनें हैं, दलितों के पास तो नहीं है खैर, पर पिछड़े वर्गों में कुछ जातियों का जमीनें हैं। मैं कह रहा हूं कि जमीन का मालिक पूरे देश में कोई भी हो, उसमें जो मजदूर फसल उगा रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो दलित मिलेगा, काफी मात्रा में अछूत मिलेगा। तो अगर आपको उस खाने से इतनी नफरत है, तो ये शूद्र समाज के और अछूत समाज के लोग तो इस देश में सारा फसल उगाने का काम कर रहे हैं, फिर आप खाना बंद कर दोगे क्या? हम तो पैदाइशी इंजीनियर हैं। शूद्र समाज के लोग, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, शूद्र समाज के लोग तो पैदाइशी इंजीनियर हैं। मरे हुए जानवर की खाल उतार के, खाल को गला के, कलर करके उसी खाल से जूते बना देते, उसी से जैकेट बना देते, उसी से बेल्ट बना देते, उसी से पर्स बना देते, उसी से हेड बना देते। तो ये काबिलियत तो हमारे अंदर है, इसका हम तो पैदाइशी इंजीनियर है। हमारा आदमी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है,
हमारा आदमी लकड़ी के चीजें बना रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, फैक्ट्रियों में कारखानों में हमारा आदमी काम कर रहा है। तो भैया हमारे हाथ से बनी हुई चीजें अगर आप छोड़ोगे तो जिस मंदिर में आप जाकर पूजा अर्चना करते हो पत्थर को तराश तो भगवान की मूर्ति को बनाने का काम भी मेरे इस दलित समाज का स्वीकार करता है। जिन अस्पतालों के अंदर आप इलाज कराते हो, जिन स्कूल कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसका मालिक कोई भी हो, मजदूर के तौर पर उसका निर्माण मेरे समाज का दलित समाज का आदमी करता है। क्या आप अपने बच्चों को स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाना बंद कर दोगे, अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दोगे? और तो जिन मकानों में आप रहते हो, मजदूर के तौर पर उन मकानों को बनाने का काम भी राजमिस्त्री भी और मजदूर भी वो इसी शूद्र और अछूत जाति के लोग करते हैं। क्या आप अपने घरों को में रहना बंद कर दोगे, जंगलों में चले जाओगे? क्या क्या छोड़ोगे आप? इसलिए इंसान बनो। जो हमारी बहन मैडम हुड्डा बोल रही थी, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। आप लोग अच्छे इंसान बनो। इसलिए मिशन जय भीम के माध्यम से हम लोगों ने नारा दिया है, जाति छोड़ो समाज छोड़ो, जाति छोड़ो समाज छोड़ो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाली को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान, जय भारत। वो मेरे बहुजन समाज के लोगों, बहुजनों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को उजागर करके आपके यहाँ तक पहुँचाने का काम करने वाला सतमार्ग राइट नंबर यूट्यूब चैनल है। अगर आप चाहते हैं कि शोषित, वंचित, दबे कुचले लोगों पर हो रहे अन्याय अत्याचार की खबर आपको मिले तो सतमार्ग राइट नंबर सब्सक्राइब करके इसे लाइक करें और साथियों को शेयर इसलिए करें कि यह चैनल बिल्कुल सत्य घटनाएं सही दिखाने का काम करता है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।